हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर आज सी शार्प की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं आपसे कुछ क्लीन कोड के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपने अक्सर आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ये टर्म जो है ट्रेंडिंग देखी होगी। अगर आप कहीं भी जाते हो, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या किसी भी और जगह पे स्टडी कर रहे होते हो सी शार्प को, तो क्लीन कोड मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी जो है इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको क्लू देना चाहता हूँ, थोड़ी सी हिंट्स देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से क्लीन कोडिंग को फोकस कर सकते हैं और वो होती क्या है। तो देखें, सबसे पहली बात ये कि क्लीन कोड कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई ख़ास किस्म का पैटर्न, कोई ख़ास किस्म का एल्गोरिथम नहीं है जिसको हम क्लीन कोड का नाम देते हैं। क्लीन कोड वही है जो ये अपने नाम से बता रहा है। मीन्स ये कि आप जो कोड लिख रहे हो किसी भी काम को करने के लिए वो क्लीन होना चाहिए। अच्छा, क्लीन होने से क्या मतलब है? क्लीन होने से मतलब ये है कि आपने उस कोड को लिखते हुए प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो की हों कि सबसे पहले तो वो कोड रीडेबल हो। मीन्स ये कि जब उस कोड को कोई देखे तो देखते साथ ही समझ जाए कि बेसिकली इसके अंदर किया क्या जा रहा है, ह्यूमन के लिए रीडेबल हो। और उसके बाद दूसरी बात ये कि जब आप उस कोड को देखो तो उसको देख के एक अजीब सी कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशंस आपके माइंड में ना क्रिएट हो, कम्प्लेक्स थॉट्स ना आपके माइंड में क्रिएट हो, बल्कि वो देख के आपकी आंखों को अच्छा लगे। और तीसरी चीज़ ये कि कल जब वो कोड बेस बहुत बड़ी हो जाएगी तो उस वक़्त जाकर उस कोड को मेंटेन करना आसान हो, ईजी टू मेंटेन हो वो कोड। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, अगर आपका कोड रीड आसानी से किया जा सकता है, अगर आपका कोड मेंटेन आसानी से किया जा सकता है, और अगर आपका कोड इतने ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है कि उसको देख के आंखों को भी सुकून मिलता है, ना कि उलझन होती है, तो वो क्लीन कोड है। अब देखें, दिख कैसे सकता है? अच्छा, मैं अक्सर हमेशा एक बात करता हूँ कि आप कोड लिखोगे, लिखने के बाद चलाओगे, चल तो वो जाएगा, लेकिन छोटी सा आपका क्या ही टाइम लगता है कि अगर आप उसकी इंडेंटिंग अच्छे से कर दो। फॉर लूप की आपने अगर ब्रैकेट ओपन की है, क्लोज की है, तो उस फॉर लूप के अंदर जो आपने बॉडी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको एक टैब आगे लेके आ जाओ। फॉर लूप अगर किसी मेथड के अंदर है तो उसको मेथड से एक टैब आगे लेके आओ, एंड सो ऑन। जिस तरीके से यहाँ पर आपकी सारी की सारी चीज़ें आपको अरेंज हुई नज़र आ रही हैं कि हमें क्लास में आते हैं, क्लास में आने के बाद जो मेथड है वो से एक स्टेप आगे है। अब इस मेथड में हम जाके जो भी काम करेंगे वो यहाँ से शुरू करें। प्रोग्राम एरर तो तब भी नहीं देगा, लेकिन क्या ही बात हो अगर हम उसको यहाँ से स्टार्ट करें ताकि वो कोड देखने में खूबसूरत लगे। ये भी एक क्लीन कोड की प्रैक्टिस में आता है। इसी तरीके से आप एक कोड लिखते हो, डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि यार रीडेबल का क्या मतलब? अगर हम लिख रहे हैं तो हम बीइंग अ ह्यूमन, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करके लिख रहे हैं तो कोई दूसरा प्रोग्रामर जो होगा उसको भी समझ आ जाएगी। यार ये बात नहीं होती। देखो, जो दूसरा प्रोग्रामर है उसको वो कोड समझ तो आ जाएगा, लेकिन ये है कि एक बात ये होती है कि देखते ही समझ आ जाए, और दूसरी बात ये कि एक सिंपल से कोड को काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद पता चले कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका कोड देखते ही समझ आ जाए कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि मैंने इंडेंटिंग का बताया, आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हो, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ है यार। देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं वेरिएबल्स के नाम जो है मैं तरीके से रखना शुरू कर दूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ इंट ए। भाई इंट ए क्या है? आपको पता है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है तब तो ठीक है, ए बी करके आपने काम कर लिया, दो वैल्यूज़ जमा करा ली। लेकिन जब बात इससे आगे जा रही है, आपने लेट से तो आप नाम को ढंग के रख लो। फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 रख लो, कम से कम पता तो चल रहा है कि वैल्यू नंबर 1 इसमें सेव हो रही है। अगर आपने कोई रिजल्ट सेव करवाना है तो आप इसको फाइनल रिजल्ट कर लो, कम से कम पता तो चल रहा है कि इसके अंदर आप कोई चीज़ रखवा रहे हो जिसके नाम से वेरिएबल का नाम है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप थोड़े से ऊपर लेवल पे जाते हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ बात कर रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी एग्जांपल में स्टूडेंट और एम्प्लॉय को लिया करता हूँ तो ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड स्टूडेंट डिटेल्स, और यू कैन से कि सेव स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। अब ये एक फंक्शन आ गया मेरे पास, एक मेथड आ गया मेरे पास जो कि क्या करता है, स्टूडेंट की डिटेल्स को सेव करता है। अब उसके लिए इसको क्या चाहिए? स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इंट आईडी ले लूँ, उसके बाद में स्ट्रिंग नेम ले लूँ, उसके बाद में स्ट्रिंग फादर नेम ले लूँ। अच्छा, इसके बाद ही मैं आगे यहाँ पे जाके ओके, फादर नेम में स्पेस दे दी थोड़ी सी, सॉरी। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे जाके कुछ स्ट्रिंग ग्रेड्स ले लूँ, एंड मतलब आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से आगे जाकर लेट्स से इंट ग्रेड्स कर लूँ या फिर मार्क्स कर लूँ अब, और इसके बाद में यहाँ पर जाकर दोबारा से इंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर लूँ। तो अब
आप इसके अंदर देखें, ये इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। अब मैं जो अब थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि यार कोड ऐसा होना चाहिए जो कि रीडेबल हो। अब आप उसको देख के कहोगे कि हाँ यार ये तो रीडेबल है, यार ठीक है रीडेबल है, लेकिन इसको रीड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है। और अभी तो मैंने बस बात करते करते कुछ 4-5 पैरामीटर लिखे हैं। अगर स्टूडेंट डिटेल के कुछ 20-25 वेरिएबल्स आपको बनाने पड़े तो ये बात कहाँ जाएगी। और जब इतना आगे चली जाएगी तो क्या आपको इतनी आसानी से याद रहेगा कि आपने कहीं पे कॉमा मिस तो नहीं कर दिया, या फिर कहीं आपने नाम को लिखते हुए कहीं गलती से नाम के बीच में स्पेस तो नहीं दे दी जैसे मैंने दे दी थी। देखिए रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके अपने लिए भी कंप्रोमाइज़ हो गई है, तो जो दूसरा बंदा आएगा उसको रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आप बात भी स्टूडेंट की कर रहे हो, एक स्टूडेंट का डिटेल्स है उसको सेव करने की बात कर रहे हो, तो आपको एक स्टूडेंट का मेथड आप बना रहे हो, फिर दूसरी तरफ से आप स्टूडेंट की डिटेल्स पैरामीटर्स के अंदर ले रहे हो और इतने ज़्यादा पैरामीटर दे रहे हो। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर जाके अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक अच्छे तरीके से एक क्लास बना लो, जैसे कि स्टूडेंट के नाम की, ये देखें। और यहाँ पर जाकर आप क्या कर लो कि यहाँ पे आप इसी तरीके से सारी की सारी आईडीज़ बना लो। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बनाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग मैं उसी चीज़ को यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, फादर नेम कर लिया। और अभी अब इस वीडियो को देखते जाए, मैं इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जाके मैंने इसके कुछ मार्क्स कर लिए और यहाँ पे जाके इसको मैंने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कर लिया। तो देखें मैंने वही चीज़ें जो वहाँ पे रखी थी वो यहाँ रख ली कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसकी एक आईडी है, उसका नाम है, उसके फादर नाम है, उसके मार्क्स है, उसके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यही वाला जो मेथड है ये यहाँ पे क्यों बना रहे हो आप? इसको तो यहाँ बनना ही नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दो। जब आपके पास एक क्लास मौजूद है तो आप स्टूडेंट के नाम की, तो आप उस स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो या फिर जो मेथड है वो आप उस क्लास के अंदर ही क्यों ना बनाएं। पब्लिक void save student, ठीक है, लेट्स से। अब यहाँ पर ऐसे करके, और हम अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पैरामीटर है वो स्टूडेंट टाइप का पास कर देते हैं। ये लें, अब इससे होगा क्या, यहाँ पे हम वो कोई जो भी हमारी कोड होगी, लॉजिक होगी टू सेव दी स्टूडेंट, वो हम यहाँ लिख लिया करेंगे, जो कि अभी हमारे पास है नहीं, हम ना लिखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से डायरेक्ट यहाँ जाकर एक वेरिएबल में स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा और उस ऑब्जेक्ट को लेकर तो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से क्या करूँगा कि जो मेथड है सेव का उसको कॉल कर लूँगा। और इतने सारे पैरामीटर्स पास करने से ये मेरे लिए 1000 गुना बेहतर है कि मैं यहाँ पर जस्ट एक पैरामीटर स्टूडेंट पास कर दूँ और ये जो स्टूडेंट पैरामीटर पास किया है इसके अंदर मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को सेव करा दूँ। लाइक वेरी स्टूडेंट डॉट नेम इज़ इक्वल टू हमाद मकबूल हो गया। इस तरीके से मतलब इसके अंदर मैं सारी की सारी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। और देखें अब कितना, अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये चीज़ ज़्यादा रीडेबल है या वो चीज़ ज़्यादा रीडेबल थी। हमने सिर्फ दो चीज़ें की। क्या की? पहली चीज़ ये कि हमने कहा कि जो एक फंक्शन है स्टूडेंट को सेव करने वाला, वो फंक्शन स्टूडेंट की क्लास में ही होना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम इस फंक्शन को यहाँ लिखें, हम उठा के स्टूडेंट की क्लास में ले गए। और दूसरी चीज़ हमने ये की कि हम एक फंक्शन को इतने सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं और वो डेफिनेटली एक ही कैटेगरी के पैरामीटर्स हैं, यानी कि स्टूडेंट कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी प्रॉपर्टीज़ बनाकर ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा ले लें। तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें इतने सारे पैरामीटर्स यहाँ पर जो हम इस जगह पर लिख रहे थे उन सब से जान छूट गई। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का पास करना है और उसके अंदर 4-5 पैरामीटर्स हों या 20-25 पैरामीटर हों, आपकी ये लॉजिक अब चेंज नहीं होगी। जस्ट आपने यहाँ से जाकर एक ही पैरामीटर पास करना हुआ करेगा और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में जितना भी डाटा होगा वो चला जाएगा। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन कोड कितना क्लीन हो जाता है, कितना रीडेबल हो जाता है, आप खुद समझ जाएं। देख लें यहाँ पर कि साफ साफ पता चल रहा है कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू सेव स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया गया जो कि स्टूडेंट के तमाम पैरामीटर्स ले रहा है। दैट्स इट, बात खत्म। अब इसमें गलती की भी चांसेस कम हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कम लिख रहे हो तो आप कम गलतियां करोगे। अच्छा, तो पहली बात हो गई वेरिएबल के नाम, दूसरी चीज़ हो गई कोड इंडेंटिंग, तीसरी चीज़ हो गई कि जब आप एक वेरिएबल के एक मेथड को पैरामीटर्स पास कर रहे हो तो जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2, 3, 4 से ऊपर जाने लगे तो बेहतर यह है कि उन तमाम पैरामीटर्स को एक सेपरेट क्लास बना के उनमें डालो प्रॉपर्टीज़ की तरह से और उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम एक और बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं ग्रेजुएट द स्टूडेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके एक बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड
ग्रेजुएट द स्टूडेंट। अब ये फंक्शन उस वक्त चला करेगा जब हमारी यहाँ पे हम राइट द लॉजिक टू ग्रेजुएट द स्टूडेंट, मतलब कोई ये ऐसा काम है जो इस फंक्शन में उस वक्त होता है जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है। तो अब ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसे होगा? उस वक्त होगा जब हमारी कुछ बेसिक नीड्स पूरी होंगी। मिसाल के तौर पे इफ़ मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट है वो नॉट इक्वल टू नल, अगर वो हमारा स्टूडेंट जो है वो नल नहीं है एंड स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन लेट्स से 70 हैं, और उसके बाद एंड स्टूडेंट के जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। अगर ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं तो आप उस वक़्त क्या करें कि स्टूडेंट का जो एक ऑब्जेक्ट है डॉट ग्रेजुएट वाला जो मेथड है उसको कॉल कर लें, और यहाँ पे आप स्टूडेंट को पास कर दें कि जी ये वाला जो स्टूडेंट है जिसको हम आपको एज अ पैरामीटर दे रहे हैं आप इसको पास कर दें। यहाँ पे हम पैरामीटर रिसीव कर देते हैं। ठीक है, अब ये कोड में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी पैरामीटर ले रहा है हमारा। अब हमने ये जो बात लिखी, अच्छा अब अगेन वही बात है कि देखिए यहाँ पर मैं फिर आपको वही मैसेज देने जा रहा हूँ कि देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स वाला सिस्टम यहाँ पे भी हो रहा है कि जैसे हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे रहे थे तो बहुत लाइन लंबी होती चली जा रही थी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स की जगह एक इफ है और उसके अंदर 3 कंडीशंस आ गई हैं जो कि एंड गेट का इस्तेमाल कर रही हैं। ये पहली आ गई, अच्छा ये दूसरी आ गई, अच्छा ये तीसरी आ गई। अब आपने लिखा है, आपको पता है, आपको समझ भी आ रही है, लेकिन जो नया बंदा होगा उसको इंस्टेंटली इस कंडीशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप इस कोड को रीडेबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस कंडीशन को इनकैप्सुलेट कर दें, इस डिटेल को कहीं ना कहीं छुपा दें ताकि इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाए और इसको इंसान उसी वक्त देखे और रीड करे इस सारी कंडीशन को जब वो करना चाहे, इस कंडीशन को चेंज करना चाहे या इसको मॉडिफाई करना चाहे किसी वजह से। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे ग्रेजुएट द स्टूडेंट का हमने एक फंक्शन बनाया था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक बुल टाइप का एक बना देते हैं कैन ग्रेजुएट। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे कि एक जनाब अली स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट ले लिया करेंगे और उसमें हम यहाँ पे यही सारी कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली, ये मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो ग्रेजुएट कर सकता है तो हमें रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, सही है। और अब उसके बाद अगर वो ग्रेजुएट नहीं कर सकता तो आप यहाँ से एल्स में आ जाना और हमें यहाँ से रिटर्न कर देना फॉल्स, यानी कि अगर कंडीशंस गलत होंगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब देखें हमारे लिए यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया, अच्छा एक ब्रैकेट कम कर दी मैंने किसी वजह से, खैर अच्छा ये देखिए अब मैंने कैन ग्रेजुएट का फंक्शन बना दिया और उस सारी की सारी जो डिटेल मैंने वहाँ पे अपने मैन प्रोग्राम में लिखी थी उसको मैंने यहाँ पे जाकर लिख दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मैं ये कर सकता हूँ कि ये इफ़ के अंदर में ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही मुझे। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके थ्रू कैन ग्रेजुएट और उसके अंदर जिस स्टूडेंट को मैं चेक करना चाहता हूँ मैं यहाँ से पास कर दूंगा। तो देखें हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक क्लीन कोड को जो है प्रमोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक ऑब्जेक्ट सेव कर दिया और उस स्टूडेंट के सेव स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल करके तो जो भी स्टूडेंट की डिटेल होगी आपने एक ऑब्जेक्ट में सेव कराई हो यहाँ से पास कर दी। अब स्टूडेंट तो सेव हो गया। अब यहाँ पर देखें एक सिंपल सी इफ है और वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपको एक बाकायदा एक स्टेटमेंट के तौर पर पढ़ने में आ रही है। क्या कि इफ स्टूडेंट कैन ग्रेजुएट देन स्टूडेंट ग्रेजुएट द स्टूडेंट, यानी कि अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट कर सकता है तो क्या करो कि ग्रेजुएट द स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल कर दो। तो देखें कितनी ज़्यादा रीडेबिलिटी आपकी प्रोमोट हो गई। इसको आप कंडीशन इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि इस तरीके से आप क्या करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन बहुत कम्प्लेक्स होती चली जा रही है तो उस कंडीशन ने अल्टीमेटली या तो ट्रू में कन्वर्ट होना है या फिर फॉल्स में कन्वर्ट होना है। तो बेहतर ये है कि आप क्या करें कि उस कंडीशन को किसी एक मेथड में सेव कर दें और उसको कैन ग्रेजुएट या इज़ पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल, इस तरीके के कुछ नाम दे दें और उसके थ्रू चेक करवा लें। अगर वो आपको रिटर्न ट्रू करता है तो इफ़ चल जाएगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। सिंपल,
इफ़ के अंदर इतनी कम्प्लेक्स जो आपकी कंडीशन है वो बनाने से 1000 गुना ये बेहतर है कि आप इस तरीके से आप क्या कर लें कि कंडीशंस को इनकैप्सुलेट करके इस तरीके से काम चलाएं। तो देखें कोड में कितनी ज़्यादा रीडेबिलिटी आ गई। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे अब सी शार्प के जो एडवांस स्टैंडर्ड्स हैं, अगर जो एडवांस किस्म के जो सिंटैक्स हैं अगर आप उनको फॉलो करते चले जाएँ आपके लिए उससे भी बहुत आसानी पैदा होती है। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है स्टूडेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, मेरी बात गलत नहीं है, लेकिन अब मैं नई सी शार्प में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट नल, ठीक है, तो रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और आप एडवांस सी शार्प के कंसेप्ट्स को भी फॉलो करने लग जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा बता देता हूँ, कोड की इंडेंटिंग करके रखो, वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल यूज़ करो, फिर जहाँ पे किसी एक मेथड में 2-3 से ज़्यादा पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे उन तमाम पैरामीटर्स को उठाकर कोई एक रिकॉर्ड या फिर एक क्लास बना लो और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना शुरू कर दो ताकि इतने ज़्यादा पैरामीटर्स के साथ आपको डील ना करना पड़े। 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जहाँ पे आपकी कंडीशनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं, इफ़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एंड और करना पड़ रहा है, तो उस पूरी की पूरी कंडीशन को उठा के कहीं एक फंक्शन के अंदर इनकैप्सुलेट कर दो और उस फंक्शन के नाम को जाके इफ़ के अंदर यूज़ कर दो। तो ये 4 टिप्स थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होगा। अब आप खुद देख लें कि जो काम पहले कर रहा था कितने लेंथी, अगर वही यहाँ पे किए होते तो ये कोड कितना लंबा हो जाता, कितना कम्प्लेक्स नजर आता। लेकिन अभी 2 से 3 लाइनों के अंदर या मैक्सिमम आप कह लें कि 4 लाइनों के अंदर आपका सारा का सारा कोड क्लियर हो गया और इसके अंदर कितनी ज़्यादा रीडेबिलिटी आ गई। एक बंदा उसको इजीली पढ़ सकता है कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसके थ्रू सेव स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करके स्टूडेंट की डिटेल्स दे दी गई हैं, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। उसके बाद चेक किया गया कि इफ़ स्टूडेंट कैन ग्रेजुएट, और अगर वो ग्रेजुएट करने के काबिल है, यानी कि अगर ट्रू मिलता है, तो हमने ग्रेजुएट स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करके उसको स्टूडेंट बता दिया कि किसको ग्रेजुएट करना है, सिंपल से तरीके में। अब अगर इनमें से किसी भी चीज़ की डिटेल्स आपका कोई प्रोग्रामर पढ़ना चाहेगा तो उस वक्त वो उसकी डिटेल्स को खुद खोल लेगा। मिसाल के तौर पे वो कैन ग्रेजुएट को पढ़ना चाहता है तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट गो टू डेफिनेशन पे क्लिक करके जा सकता है और यहाँ पे पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसको इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है या फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो ठीक है, काफ़ी है कैन ग्रेजुएट पढ़ के वो आगे चला जाए और अपने काम की तरफ फोकस करे। तो कितना मेंटेनेबल कोड है, कितना ज़्यादा रीडेबल कोड है और देखने में कितना ज़्यादा क्लीन कोड है। तो इस चीज़ का इंतहा से ज़्यादा ख्याल रखा करें कि आपका कोड क्लीन हो, और क्लीन कोड के लिए कुछ तो छोटी छोटी सी प्रैक्टिस वो हैं जैसे कि इंडेंटिंग वगैरह, यूज़फुल नेमिंग कन्वेंशंस रखना वेरिएबल्स की। इसके अलावा ये भी है कि एडवांस कंसेप्ट जो आपके सी शार्प में आते चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे इज़ नॉट नल, इस किस्म की चीज़ें यूज़ करना, इससे आपका बहुत ज़्यादा क्लीन कोड प्रमोट होता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये तो 3-4 किस्म की अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। आप इनके अलावा भी जो खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें और कोड को इंतहाई मेंटेनेबल, इजी टू रीड और खूबसूरत बना के लिखें, ताकि आपको बाद में भी जब कभी इस कोड को खोलना पड़े तो जो है आप उसको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये कि आपके लिए खुद भी जो है एक अच्छी प्रैक्टिसेस जो है आपको फॉलो करने की आदत पड़े। सो अगर आपको ये डिस्कशन टाइप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।